हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम इस बार 30 क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं आपके सीडीबी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। दोस्तों इस क्लास को देखने के बाद आपको ये पता हो जाए किस तरीके से क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाएगा और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको 7 जुलाई के पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन 30 क्वेश्चन आपके रहने वाला है, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलिएगा कितना क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया, कितना क्वेश्चन आपने अपने से किया और कितना क्वेश्चन का आपका डाउट रहा है, यानी कि आपको नहीं आया, ठीक है। और इसी तरीके से आपको 7 जुलाई के पेपर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। साथ में जो स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट क्लिक करके जुड़ सकते हैं, या फिर दोस्तों टेलीग्राम पर एक्सेलेंट एग्जाम सर्च करेंगे सबसे पहले ही चैनल आ जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो भी है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दें ताकि आपका कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए, और वो भी आपका बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और भी किसी भी स्टूडेंट कहीं प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आपके पास बिल्कुल समय कम बचा हुआ है तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो अब जो है यानी क्लास के बाद जो भी आपके पास समय बचता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। अगर आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको लिए अगर एसएसटी की बात कर लेते हैं, आपका साइंस होगा, ठीक है, या मैथ होगा, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कंप्लीट करना है 6 to 8, ठीक है। और आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए 2011 से लेकर के 2024 तक, ठीक है। और यही काम आप सीडीपी के लिए और लैंग्वेज के लिए भी आप यही करेंगे, ठीक है। आपके पास पीवाईक्यू होना चाहिए और ज़्यादा आप एक्सरसाइज करिए, फिर उसका एनालिसिस करिए कहाँ चीज़ें गलत हैं, क्या इसमें एनालिसिस करके हमें सही करना है। आप बार बार रिपीट करेंगे चीज़ें, आपको समझ में आएंगी और क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा जाएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ये सीटेट का एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित रहता है, जैसा कि आपका स्टेट का जो टेट होता है उस तरीके से इसका सिलेबस नहीं होता, ध्यान में रख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। और सिलेबस ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि सीडीबी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और 30 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा भी, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निर्देश कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और सबसे उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। यानी दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रटना है, आप 4 विकल्प जो सबसे उचित आपको आंसर लगता है वो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यानी कि दोस्तों क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग जो है, ठीक है, किसको ये बच्चों में क्या करता है, बढ़ावा देता है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है कि समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो कहता है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर रहे थे समालोचनात्मक का अर्थ आप कैसे समझेंगे। तो समालोचनात्मक का अर्थ होता है कि गुण दोष की परख, ठीक है, किया हुआ या निरीक्षण किया हुआ समालोचनात्मक अर्थ होता है। और वहीं पर रचनात्मक अर्थ होता है कि एक प्रकार का चिंतन जिसमें जो है मूल और नवीन विचारों का निर्माण क्या हो, शामिल हो, यानी नवीन यानी कि नए विचारों का निर्माण जो है इसमें शामिल हो, किसमें, रचनात्मक चिंतन में, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान सुनिएगा, अर्थ हमने बता दिया, क्वेश्चन का आंसर भी आप सही दे पाएंगे। कहता है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो और ये दूसरा पॉइंट कहता है कि आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है। यानी इसमें से कौन उचित आंसर उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो ध्यान सुनिएगा, पहला ही ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि देखिएगा कहता है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, ठीक है। और इस वाले सेंटेंस में जो है आपका बच्चों का जो समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन दोनों को बढ़ावा देता है, ठीक है। यानी कि इसको कैसे आप अपने पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या कर सकते हैं, ये देखिएगा समालोचनात्मक, और आपको रचनात्मक चिंतन करने के लिए भी यहाँ पर प्रेरित करता है इस वाले पॉइंट में। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि समालोचनात्मक चिंतन में
प्रमाण की क्या भूमिका होती है। ठीक है, अब वही बात फिर आ गया है और देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सभी क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट में ले सकते हैं इस श्रेणी में। इस चीज़ों को आप समझिए, कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका है, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो कहता है कि प्रमाण का 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है। कहता है प्रमाण का तार्किक व सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, या कहता है प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, या समालोचनात्मक चिंतन के प्रमाण के लिए अप्रासंगिक होता है, या व्यक्तिगत राय के समक्ष प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो है प्रमाण की भूमिका क्या होगी, तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट समावेशी शिक्षा से, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से जो है आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो कहता है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाएंगे। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा का अर्थ पहले समझ लीजिए। तो समावेशी शिक्षा का जो अर्थ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशन, यानी एक में मिला कर, इस तरीके समझिएगा, एक में सभी प्रकार के बच्चों को एक में मिलाकर उनको समावेशन करके शिक्षा देना। ठीक है, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसे मुख्य धारा के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में एक साथ जो है सीखने वाले गैर या विकलांग लोगों, जैसे कि विशेष तरीके के बच्चे जो हैं, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले सभी बच्चों को मिलाकर एक साथ शिक्षा दिया जाए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। अब आपको पता होगा समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसमें क्या, तो ठीक है, तो कहता है इसमें क्या शामिल है। तो कहता है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या शामिल है, नहीं। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथककरण व वर्गीकरण करना, ये भी बात बिल्कुल गलत, ये नहीं होता है समावेशी शिक्षा में। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, अगर बात केवल शब्द कहीं पर भी आ जाए तो ऑप्शन पहले ही आपका क्या हो जाता है, गलत होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट कहता है कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, यानी कि लचीला शब्द कहीं पर भी है, वो ऑप्शन सबसे परफेक्ट सही होता है। इससे चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि उसमें सभी प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखकर उस तरीके के सिलेबस को, पाठ्यचर्या को लचीला बनाया जाता है, जिससे कि सभी बच्चे आसानी से उसको सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि व्यक्तियों के अंतरों की पहचान करेंगे, यानी कि कौन सा बच्चा विकलांग है, कौन सा बच्चा मंद बुद्धि का है, तो उनका हम पहचान करेंगे और उनके आधार पर, उनके परिणाम स्वरूप हम उस पाठ्यचर्या को जो है लचीलापन बनाएंगे, ताकि सभी बच्चे आसानी से जो है एक समान सीख सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कि कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का आपको चयन करना है। स्टेट में अभिकथन आपका आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अजर्सन आपका आ गया कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर, ठीक है, कहता है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वायगस्की के दृष्टिकोण में क्या दृष्टिकोण में भिन्नता है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूँ। कहता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक जो विकास है, ठीक है, पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वायगस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, क्या ये दोनों में भिन्नता है। ठीक है, और तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान सुनिएगा, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत इसका अर्थ ये होता है कि बच्चे किस प्रकार सोचते हैं, अन्वेषण करते हैं और चीज़ों का पता लगाते हैं। यह ज्ञान कौशल, समस्या समाधान और स्वभाव का विकास है, जो बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में क्या करता है, मदद करता है। और मस्तिष्क का विकास जो है संज्ञानात्मक विकास का ही एक क्या हिस्सा है। तो आपको पता चल गया संज्ञानात्मक विकास क्या है। ठीक है, तो वही कहता है यहाँ पे कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वायगस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो जी हाँ, बिल्कुल भिन्नता है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट सही है। कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि खोज अधिगम में शिक्षक जो अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख
होते हैं। क्या बात ये सही? तो हाँ बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, यानी कि खोज अधिगम में, यानी खोजने वाले अधिगम में, यानी खोज वाले सीखने में शिक्षक क्या है, बच्चों को जो है अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी यानी बच्चे जो हैं स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है ये इसकी व्याख्या करता है, तो व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है। बात की कि ये देख सकते हैं ये संज्ञानात्मक विकास के लिए दोनों यहाँ वैज्ञानिक यहाँ बात हुई है, जबकि इससे इस सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका ये व्याख्या नहीं करता। लेकिन कथन दोनों के आपका बिल्कुल सत्य है, इसलिए आप सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि ए और आर दोनों सही, परंतु आर जो है ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह है उन विशिष्टताओं का सही गढ़ से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान समझिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चे वे होते हैं कि यानी कोई बच्चा जो स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर की सामान्य मानसिक क्षमता या गतिविधि ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में जो असाधारण क्षमता से संपन्न होता है, यानी कि जो उसका हम कह सकते हैं एक तरीके से हम बुद्धि लब्धि से भी आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि जिन बच्चे का बुद्धि लब्धि 130 से उससे ऊपर होता है वह सभी बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत आते हैं। यानी वो समान से अधिक अगर वो उनका विकास हुआ तो वो सभी बच्चे क्या होंगे, प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। तो यही कहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट का, इसमें से कौन कौन से बातें सत्य हैं इसके बारे में देखते हैं। कहता है कि समझ की अग्रवर्ती गहनता, ये बात बिल्कुल सही बात है। सीखने की तेज गति, ये भी बात सही है, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं सामान्य से सीखने की उनकी गति क्या होती है, तेज होती है। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, ये बिल्कुल नहीं करते, वो अपने आप से सीखते हैं ज़्यादातर। शारीरिक विकास की गति तेज होती, ये निर्भर नहीं करता है कि शारीरिक गति तेज होगी तभी बच्चे जो होंगे प्रतिभाशाली विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो यानी ए और बी आपका विकल्प सही होगा। कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए, तो ए और बी आपका सत्य होगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधिता के संदर्भ में कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। तो अब ध्यान सुनिएगा, श्रवण बाधिता किसे कहेंगे इसका अर्थ आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो श्रवण बाधिता उसको कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ध्वनि सुनने में क्या सक्षम न हो, यानी कि सुनने में उसको क्या हो, प्रॉब्लम हो, किसमें, सुनने की क्या हो, समस्या, यानी सुन नहीं पा रहे हैं, यानी कि सुनने की उसकी समस्या हो, तो हमारा क्या होगा, श्रवण बाधित होगा। तो कहता है श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, यानी कि अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे, तो ये बात सही है। ठीक है, और बातें देख लेते हैं। कहता है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा, ठीक है, साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी के लिए बोला हुआ है। और कहता है बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की क्षमता यानी श्रवण बाधिता की विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। और ये कहता है कि श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, तो ये कन्फर्म नहीं किसके कारण हो सकती, किसी भी कारण से हो सकती है। इसका जो सही आंसर है कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सबसे परफेक्ट सही है, तो पहला ही आपका परफेक्ट सही माना जाएगा कि श्रवण बाधिता बच्चे की प्रभाविक ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि निर्भर करता है कि श्रवण बाधिता बच्चे कितना वो कह सकते हैं कितनी हद तक जो है वो उस रोग से क्या पीड़ित है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है समावेशन। अब देखिएगा समावेशन, अभी जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर एक क्वेश्चन में हमने आपको ये बताया समावेशिक शिक्षा, तो अब यहाँ पर देखिएगा वही बात होगी समावेशन, यानी समावेशी को ही हम लोग समावेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं खाली स्थान में समान है जबकि खाली स्थान में वे भिन्न हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो समावेशन यानी समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कहता है कि पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं क्या होनी चाहिए, समायोजन होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसका क्या कह सकते हैं इकट्ठापन होना चाहिए। ठीक है, समायोजन होना चाहिए, मिला हुआ होना चाहिए।
तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप, समायोजन होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है, जबकि संशोधन में वे क्या है, भिन्न। क्या है, संशोधन में वे भिन्न है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट सही होगा। कहता है 8वां नंबर के क्वेश्चन, कहता है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। आप देखिएगा यहाँ सही नहीं है के लिए पूछा हुआ है, तो कहता है सही नहीं है। ठीक है, तो कहता है ज्ञान व्यक्तिपरक, ये तो बात सही है। कहता है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते, बात सही है। ठीक है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार जो है निम्नलिखित कौन सा कदम सही नहीं है, तो ये वाला बात आपका क्या गलत माना जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ये बात गलत है। और ज्ञान बहुलवादी और बुद्धिविद है, ये बात सही है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है सीटेट में, याद रखिएगा। अब कहता है आंतरिक प्रेरणा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंतरिक प्रेरणा का अर्थ आपको बताते हैं, ताकि आप क्वेश्चन जो है अच्छे समझ पाएँ। अब देखिए, कहता है आंतरिक प्रेरणा, यानी कि आपके मन में अंदर जो प्रेरणा आती है उसी को हम क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आंतरिक इच्छा। ठीक है, यानी अंदर की इच्छा या अंदर का व्यवहार। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह व्यवहार में संलग्न होने की प्रेरणा है, जो व्यक्ति के बाहर के बजाय भीतर से उत्पन्न होती है। यानी आंतरिक अंदर से या प्रेरणा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्रेरणा जो है पूरी तरह से स्वयं से आती है, यानी जो आंतरिक प्रेरणा है वो पूरी तरह से क्या होती है, स्वयं से आती है, अपने आप से आती है, न कि बाहरी ताकतों जैसे कि प्रशंसा या प्रोत्साहनों जैसे। यानी कोई प्रशंसा आपका करता है या कोई आपको प्रोत्साहित करता है तब यह आंतरिक प्रेरणा आती है, ऐसा नहीं है। ये स्वयं से आती है, आपके अंदर से प्रेरणा आती है। इसे किसी बाहरी ताकत या बाहरी प्रशंसा या बाहरी प्रोत्साहनों से इसका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, अब समझ गए, अब आंसर दे पाएंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। कहता है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा कराना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कहता है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। अब कहता है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, अगर वाद्य यंत्र व्यक्ति बजा रहा है तो वो अपने आंतरिक प्रेरणा, अपने आंतरिक इच्छा के वजह से वो बजा रहा है। इससे सही आंसर जो होगा वो आपका दूसरा करेक्ट सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, ये तो आपका बाहरी हो गया। ठीक है, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी आपका बाहरी प्रेरणा के अंतर्गत उदाहरण में आएगा। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का आपको चयन करना है। अभिकथन ये कहता है आपका कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, कहता है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल बात सही है कि रूढ़िवादी यानी कि किसी भी समूह या जाति के बारे में हमें जो पहले से प्रथाएं चली आ रही उसको शिक्षकों को विद्यार्थी के विशेष जाति समूह के बारे में समूह को तोड़ना चाहिए, ताकि बच्चों में जो भिन्नता है या रूढ़िवादिता है वो खत्म हो सके। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है? कारण में कहता है, कारण आर कहता है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, यानी शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य जो विद्यार्थियों को समालोचनात्मक या आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्या इसकी व्याख्या करता है? तो देखिएगा, ए और आर दोनों सही है। आर जो ये है इसका ये व्याख्या करता है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते कहता है महारत। अब शब्द आ गए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। महारत शब्द या फिर निपुणता याद रखेगा। कहता है महारत लक्ष्य या प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। ठीक है, और इस बार क्वेश्चन पूछा था महारत सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो महारत यानी जिसको हम लोग निपुणता बोलते हैं, कहता है महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। ठीक है,
चलिए देखते हैं, कहता है कि महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो गया आपका। कहता महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल बात सही है, यानी जो महारत है, जो आपको महारत हासिल हुआ, हम कह सकते हैं आपके, अगर आपका महारत लक्ष्य है तो आप क्या करेंगे, आप दूसरों से कंपटीशन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे कि महारत लक्ष्य आप जो अपने कौशलों, अपने कार्य की समझ में सुधार करने पर और केंद्रित करेंगे कि यानी जो हमने इतना किया हुआ इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो आप अपने आप पर खुद, अपने कौशल पर ही कार्य करेंगे, ठीक है, अपने सुधार पर ही आप केंद्रित रहेंगे। ये होता है आपका महारत लक्ष्य। जबकि आपका क्या प्रदर्शन लक्ष्य होता है, वो क्या करता है, कहता है जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित हो रहे हैं। यानी कि जो बाहरी लक्ष्य है, यानी कि प्रदर्शन जो लक्ष्य है वो बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है, उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए केंद्रित होता है, ठीक है। ये होता है आपका प्रदर्शन लक्ष्य। तो दूसरा ही ऑप्शन आपका करेक्ट सही माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया महारत लक्ष्य किसे कहेंगे और प्रदर्शन लक्ष्य किसे कहेंगे, शब्द और इसका अर्थ याद रखिए। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे सीटेट में बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर आप विशेष तौर पर ध्यान दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि भाई बहन के रिश्तों, ठीक है, कहता है कि भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों। अब 4 ऑप्शन हमको मिल जाता है। कहता है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बात है, भाई बहन का जो रिश्ता होता है ये माता पिता और साथियों के संबंधों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। आप देख भी रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर आप बड़े भाई रहे होंगे, आपकी कोई छोटी सिस्टर रही होगी, आप उसको लेकर के बचपन में खेले होंगे, ठीक है, सब कुछ किए होंगे ना, तो क्या है, एक सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर कोई बच्चे, कोई आपकी छोटी बहन होगी, अपने वो बचपन में कोई गलती किया होगा तो आपने समझा कि ये काम आपको नहीं करना है, या फिर आपके पास कोई छोटा भाई रहा होगा तो उस तरीके से आपने समझाया होगा, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बाल्यावस्था में सामाजिकरण में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट सही हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प आपको चयन करना है। ये भी आपका अजर्सन रीजन का क्वेश्चन है। अभिकथन ये कहता है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दौरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। क्या बात बिल्कुल सही है? तो हाँ, बात बिल्कुल सही है कि बच्चों के बीच जो विकासात्मक दर होती हैं उसमें काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। बात बिल्कुल करेक्ट सही है। आइए इसका रीज़न देखते हैं, कारण देखते हैं। कहता है कि विकासात्मक अंतर जो होता है वो आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतरक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, ठीक है। ये भी बात बिल्कुल क्या सत्य, क्या इसकी ये व्याख्या करता है? तो हाँ, इसका व्याख्या भी करता है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया, ये देखते हैं। कहता है ये आपको ये पॉइंट स्टेटमेंट दिया हुआ है एक। कहता है कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है, ठीक है। आइए देखते हैं 4 ऑप्शन। कहता है भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर। ये बात बिल्कुल गलत है, भाषा कभी भी सीखा जा सकता है, ठीक है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, नहीं। चौथा पॉइंट कहते हैं विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। ये बात तो बिल्कुल गलत है, भाषा के विकास का एक संवेदनशील कार्य है, ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कि बच्चे में जो है कि भाषा का जो विकास हो एक संवेदनशील काल है। ये बात बिल्कुल करेक्ट सही है, यही चौथा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जाता है। अब पठन वैकल्य को हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं डिसलेक्सिया। ये शब्द याद रखें, डिलेक्सिया। इसका अर्थ होता है, तो डिलेक्सिया का अर्थ होता है यानी पठन में, ये क्या होता है, पढ़ने में क्या होती है, समस्या होती है। क्या होती है पढ़ने में, क्या होती है पढ़ने में, क्या होती है, समस्या होती है। यानी कि बालक जो पढ़ नहीं पाता, लिख तो लेता है, लेकिन कुछ क्षण बाद उसको पढ़ाया जाता है तो क्या होता है, भूल जाता है। तो इसमें क्या होता है, डिलेक्सिया में पढ़ने में क्या होती है, समस्या होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके,
यानी कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्पिक से जूझ रहे हैं, यानी पढ़ने में उसको समस्या हो रही है, को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो कैसे सिखाया जा सकता है? उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान कर दिए, तो बात बिल्कुल गलत है। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड, अब सख्त दंड बच्चों को हम नहीं दे सकते, ये शब्द आ जाए तो तुरंत कैंसर आप काट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चौथा कहता है कि प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से हम सिखा सकते हैं बच्चों को, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कहता कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, ठीक है। अब इसका आंसर आप जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपको हम बता देते कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह है विश्वास की। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो माना जाएगा, आप इसमें आप करेक्ट करके करिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे का क्लास जो है क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यानी कि 16 से 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करिएगा, और जिस क्वेश्चन मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया उस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके सीटेट में कहीं पर भी पूछे, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पॉइंट पर एक्सरसाइज करिएगा, उसका अर्थ समझिएगा, उसके बारे में अच्छे से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उससे सीटेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाना है, एक्सेलेंट एग्जाम सर्च करेंगे, चैनल से आप जुड़ पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।